स्टेटमेंट है, जैसे मैंने अपने ब्लॉग पे लिख दिया मान लो HCl के बारे में, ठीक है, मेरा ब्लॉग बहुत चल रहा है, तो फिर क्या होगा कि जो भी होगा वो वहां पे दिखाना शुरू कर देगा। तो मैंने किस क्लास के अकॉर्डिंग लिखा, देखिए वो सारी चीजें हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई सब लोग आगे, चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30। ये कहां गायब हो गए हो पेपर? अच्छा मैंने रीस्टार्ट किया था। पता नहीं गूगल क्रोम का मुझे समझ में नहीं आता, कभी कभी फाइल्स इतनी फास्ट खुल जाती हैं, कभी कभी एकदम झिला देता है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या है। Okay, now coming to question number 30, what it says, in the given figure, this is the given figure, that is triangle ACB is there and where CD is some line segment. तो ये कह रहा है कि एंगल ACB, this one, ये एंगल जो है एंगल CDA के इक्वल, ठीक है। AC की लेंथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर, AD लेंथ दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और BD की लेंथ हमें निकालनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड व्हाट BD। अब ये हमें ध्यान में होना चाहिए कि जो BD हमें निकालना है, BD जो है इस ट्राइंगल में लाई कर रहा है, दिस वन, दैट इज BDC। क्योंकि जब हम सिमिलर ट्राइंगल की बात करते हैं, साइड्स के रेशियो की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है जो हमें निकालना है, जो साइड हमें निकालना है, वो उन ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स होने चाहिए जो सिमिलर, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल यहां पे गिवन है, इन दो ट्राइंगल्स की बात हो रही है, पहले इनकी सिमिलैरिटी को देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये एंगल 1 इस 2 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो एंगल 3 है ACD ट्राइंगल में और एंगल 3 ACB ट्राइंगल में, ये कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्राइंगल्स कौन कौन से, ADC, इसको हम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ADC, दिस इज ADC। मैं थोड़ा सा करेक्ट बना देता हूं। वो पता है ऑटो स्मूथिंग की वजह से वो टेढ़ा हो जाता है, जितने सीधी लाइन खींच दूं मैं तो टेढ़ा हो जाएगा। मैंने सोचा टाइम बचा लूंगा, लेकिन ये हो गया। अच्छा, दूसरा जो हमारा सिमिलर ट्राइंगल वो इसी टाइप का दिखना चाहिए ना, ठीक है। तो हम दूसरे वाले ट्राइंगल को 90 डिग्री ना दिखे, चलो बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ADC, दैट इज ADC। सो दिस वन इज A, दिस वन इज D, दिस वन इज C। अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, तो देखो एंगल A दोनों में कॉमन है, ये एंगल है दोनों ट्राइंगल में कौन कौन से, ACB, ओके। तो यहां पे A के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, A ही आएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, ये जो एंगल C है ये D के इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब D के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, C आएगा। और हमारा जो थर्ड अब बच गया, कौन सा बच गया, वर्टेक्स, दैट इज B, वो हम यहां पे लगा देंगे। क्यों सिमिलर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये गिवन है, और ये एंगल इसके इक्वल है, ये कॉमन एंगल है। तो इस वजह से एंगल सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल यहां पे सिमिलर।
बार बार मैं यही कहता हूं कि जब भी सिमिलर ट्रायंगल का क्वेश्चन हो तो जो ट्रायंगल सिमिलर है उनको एक जैसा दिखा, आगे एक को थोड़ा सा छोटा और एक को बड़ा। अब आप कहेंगे सर किस शेप का बना है, तो किसी एक ट्रायंगल को पकड़ लो। जैसे हमने किसको रेफरेंस ले लिया, एडीसी को, तो देखो एबीसी को भी उसी के शेप का बनाया, ठीक है, और फिर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यानी जो प्रॉपर्टी मेंशन है उसको लिखा। अब ये कह रहा है एसी इज 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है एसी, ठीक है, तो यहां पे ये जो एसी होगा ये भी 8 सेंटीमीटर होगा ना, होगा कि नहीं होगा? हालांकि थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, लेकिन लॉजिकल हमने डायग्राम बनाया है, वो थोड़ा सा गलत इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमने एक एक मेजरमेंट को नहीं लिया, ठीक है। फिर आते हैं यहां पे एडी क्या है, 3 सेंटीमीटर, एडी क्या है 3 सेंटीमीटर। हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इट इज आस्किंग, देखो हमसे पूछ क्या रहा है, दैट इज बीडी, ठीक है, वेयर इज बीडी, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर हम तुम बात करो तो ना यहां पे कहीं बीडी है जो हमें निकालना है और ना इस ट्राइंगल में बीडी है जो हमें निकालना है, तो दो ट्राइंगल्स जो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से। अब आप कहेंगे सर आपने लिया क्यों, क्योंकि वही तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, देखो कि ये एंगल इसके इक्वल है, लेकिन अब हमें बीडी निकालना है, तो अब हमें यह सर्च आउट करना पड़ेगा कि कैसे हम बीडी तक पहुंच सकते हैं। बीडी किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब यहां पे हम साइड्स का रेशियो नहीं लगा सकते बीडी निकालने के लिए, तो हम बीडी को इनडायरेक्टली सॉल्व करेंगे। मतलब बीडी को ऐसे निकाला जा सकता है ए बी माइनस एडी, यस और नो, ठीक है। तो सबसे पहले दो ट्राइंगल्स को देखा कि जहां पे करस्पॉन्डिंग, अगर मान लो यहां पे ये दिया हुआ है एसी और एडी और एसी, और क्या था एबी निकालने के लिए, तो हम सीधा कर देते एसी अपॉन एबी इज इक्वल टू एडी अपॉन एसी, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, बीडी निकालने को, तो बीडी डायरेक्टली किसी भी ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, साइड नहीं है, इस वजह से बीडी को निकालने के लिए हमें इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा, दैट इज ए बी माइनस एडी। अब देखो ए बी कहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, सी दिस, तो अगर हमें ए बी मिल जाए तो ए बी माइनस एडी हम कर सकते हैं, तो यहां पे जो हम सॉल्व करेंगे ए सी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन ए बी इज इक्वल टू 3 अपॉन, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू 64/3, ठीक है, ए बी कितना आ जाएगा 64/3 सेंटीमीटर, ये ए बी आ गया। अब हमें बी डी निकालना है, तो दैट विल बी ए बी माइनस ए डी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 64/3 माइनस व्हाट इज एडी, दैट इज 3, यस, ओके, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 9 अपॉन 3, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू, यस, 55/3 सेंटीमीटर, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। कोई किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? देखो यहां पे सिमिलर ट्राइंगल को यूज किया गया, लेकिन जो साइड पूछ रहा था वो साइड उन सिमिलर ट्राइंगल्स का पार्ट नहीं थी, इसी वजह से उसको निकालने के लिए हमें इनडायरेक्टली सॉल्व करना था, तो वी कैलकुलेटेड व्हाट ए बी जो कि एक सिमिलर ट्राइंगल का पार्ट था, और एडी ऑलरेडी गिवन था, दैट्स व्हाई वी डिड व्हाट ए बी माइनस एडी। एनी डाउट? ए सी अपॉन ए बी हो सकता है सर, ए सी अपॉन, वही तो किया है, वही तो किया है पीयूष, उसी से निकल पाएगा ना। और किसी को डाउट? अच्छा आप ये कह रहे हैं इसको x ले लें,
यस, अगर इसको x ले लेंगे तो ab की जगह हम लिख सकते हैं, इसको अगर x लेंगे तो ab की जगह हम लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस 3, बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, ab की जगह ले सकते हैं x प्लस 3। अगर यहां पे इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, यस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ab की जगह आप क्या लिख दोगे, x प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 64/3, तो x क्या हो जाएगा 64/3 माइनस 3, वही वाली सिचुएशन आ जाएगी, यानी एक स्टेप में हो जाएगा। यस डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, वी हैव टू फाइंड एन इक्वेशन। अब इक्वेशन किस पे डिपेंड करती है, वेरिएबल्स पे। ठीक है, यहां पे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ए एंड बी। यहां पे दो पॉइंट्स है, तो उन दो पॉइंट्स को बना लेते हैं, और वो दोनों पॉइंट्स क्या बना रहे हैं, लाइन बना रहे हैं। वन इज पॉइंट ए एंड वन इज पॉइंट बी। ए पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 4 और 5। ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, जल्दी बताओ। और बी के कोऑर्डिनेट से -2 3, ये किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। ठीक है गुड। अब यहां पे ये कह रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, पॉइंट को समझिएगा, इसको ये मान के चलिए कि एक लाइन है जो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ओ पे अगर ये कर रही है तो AO OB क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस लाइन का जो ये पॉइंट है, मैं इसको दूसरे कलर से शो कर दे रहा हूं, ये जो पॉइंट O है, ठीक है, तो ये जो पॉइंट O है येलो लाइन का, जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस O का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब इस देखो इक्वेशन से हम क्या सीखते हैं, किसी भी ग्राफ पे जो पॉइंट्स होते हैं उसके डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, और वो कोऑर्डिनेट्स अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियसली इट्स अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है तो वो क्या होगा, एक लीनियर इक्वेशन होगा। अब वो लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, वो एक अलग चीज है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो वी हैव व्हाट, द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो इस ग्राफ पे जो जो पॉइंट होते हैं, हमने क्या सीखा अपने क्लासेस से कि इस ग्राफ पे जो पॉइंट्स होते हैं उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, ठीक है, उस इक्वेशन को ये x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, यस और नो। यानी इस लाइन पे, ये जो लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं, इनकी जो जो x और y की वैल्यू होगी, तो जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा उस इक्वेशन में ये सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है एग्जैक्टली जो इस AB लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो इस O का जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होंगे, यानी x और y जो होंगे, वो भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें O की, तो x और y निकालने का मतलब क्या हो गया कि बीचों बीच है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, रेशियो क्या हो गया 1:1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 प्लस x2/2, सिंपल। तो x क्या हो जाएगा 4 प्लस -2/2, दैट मींस 4 - 2/2, दैट मींस 2/2, दैट विल गिव यू 1, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह क्यों हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं स्पेशल केस, क्योंकि यहां पे 1:1 है। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y1 प्लस y2/2, तो y1 क्या हो गया 5, y2 क्या हो गया 3। आज किसने फीडबैक दिया अभी? अच्छा, कुछ बच्चे वाकई बड़ा अच्छा लगता है, अगर वो भूल जाते हैं तो क्लास का फीडबैक देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 5 + 3/2। ओके, तो ये हो गया 8/2, दैट मींस 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। ओके, तो अब यहां पे देखो
अब इक्वेशन जो बनेगा, अब ये जो x और y है किस में सेटिस्फाई हो रहा है? सिंपल हम पुट करके देख सकते हैं। अब x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पे देखो क्या हो जाएगा 2 1 2, 2 माइनस 4 क्या होगा -2, -2 प्लस 7 विल गिव यू +5, तो ये 0 के बराबर हुआ। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये इक्वेशन का ग्राफ नहीं है, यानी वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वो इसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन, y की वैल्यू 4 है तो 2 4 से क्या हो जाएगा 8, x की वैल्यू 1 है 3 1 से क्या हो जाएगा 3, तो 8 प्लस 3 11 माइनस 7 विल गिव यू 4, तो ये भी इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये भी x और y की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सा? जो अभी आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब यहां पे अगर बात करें तो x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 4, देखो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 विल गिव यू -1, -1 माइनस 7 विल गिव यू -8, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, मींस दैट इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें पुट कर लेते हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, तो देखो ये क्या देगा +7 और यहां पे क्या है -7 विल बी इक्वल टू 0, सो डी विल बी ऑप्शन। That's it. तो जहां पे इक्वेशन वाली बात है ना, जहां पे वेरिएबल की बात है, सीधा उन वेरिएबल्स को निकाल के पुट करो किस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा। इक्वेशन बनाने मत लेना, क्यों? Why? Yes, ठीक है। गॉट द पॉइंट? आगे बढ़े। Okay, coming to the next one, that is question number 32. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन द गिवन फिगर दिस वन D इज द मिड पॉइंट। D इज द मिड पॉइंट का मतलब ये हो गया AD हमारा क्या हो गया मीडियन। इसका मतलब CD और DB क्या है? इक्वल है, ठीक है। ये सब क्योंकि देखो मिड पॉइंट बोलने से ये जो एक प्रॉपर्टी अगर बोल रहा है तो उससे एसोसिएटेड चीजें दिमाग में फौरन बैठ जाएं कि डी मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों बराबर, एडी जो है मीडियन है, उसके अलावा और कुछ आप इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। देन द वैल्यू ऑफ कॉट वाई अपॉन कॉट एक्स, ठीक है। अब देखो यहां पे तुम्हें वैल्यू निकालनी है। वैल्यू जब भी निकालनी होती है तो यू मस्ट नो द एंगल्स, ठीक है। अब यहां पे देखो आपका ट्रिग्नोमेट्री है, क्लियर, और डी मिड पॉइंट है। कैसे इसको एसोसिएट करोगे? क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री निकालने के लिए, क्योंकि यहां पे ये जो एक्स है, यू मस्ट हैव व्हाट? अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। यू मस्ट हैव व्हाट? अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल एसीडी को लेते हैं, क्योंकि एंगल एक्स इसी में बन रहा है। तो अगर हम कॉट एक्स लें तो ये क्या हो जाएगा? What it is going to give you? Cot x is going to give you what? Cot क्या होता है? tan का रिवर्स, ठीक है। tan क्या होता है? P by B, that means B by P। तो अगर ये x है तो इसके जो सामने वाला साइड होगा इसको आप क्या लोगे? परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाला क्या होगा? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। तो ऑब्वियसली यहां पे हमें cot x चाहिए, तो cot x हो जाएगा B by P, that will be AC, AC अपॉन CD। ये आ गया, क्योंकि हमें वैल्यूज चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं कॉट वाई पे, कॉट वाई डिग्री, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आप एक्स और वाई की वैल्यूज क्यों नहीं निकाल रहे हैं? ठीक है। अब ये बताओ कि यहां पे तुम्हें कोई भी वैल्यू दी हुई है? नहीं दी हुई है, सिर्फ रिलेशन दिया हुआ है CD, BD और BC का, ठीक है। जो कि क्या है कि D मिड पॉइंट है। इसका मतलब CD जो है, क्यों CD को लेंगे, DB को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि DB जिस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, C है। ये दिख रहा है, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल चाहिए? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब BD को यहां सपोज ही नहीं करना है, क्योंकि BD इज नॉट द पार्ट ऑफ अ ट्राइंगल विच इज राइट एंगल। तो हमारा जो फोकस है वो एक ट्राइंगल ये हो गया जिसमें x डिग्री बन रहा है। अब जो हमारा y के लिए कौन सा फोकस होगा? ट्राइंगल ACB, सॉरी, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा? देखो ये y है, तो इसका मतलब ये पूरा जो BC है ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा? बेस, ठीक है। तो cot y क्या हो जाएगा? दैट विल बी बेस, दैट विल बी AC अपॉन BC। ये हो गया। अब देखो वैल्यूज निकालना, cot y डिग्री अपॉन cot x, यही था। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC अपॉन
AC अपॉन CD, AC AC कैंसिल हो जाएगा, दिस विल गिव यू व्हाट, CD अपॉन BC। इसमें किसी को डाउट, किसी को? मैंने BC अपॉन CD क्यों नहीं लिखा? यस, A अपॉन B होल अपॉन C अपॉन D होगा, तो A D से मल्टीप्लाई होता है न्यूमरेटर में, B C से मल्टीप्लाई होता है डिनोमिनेटर में। तो जब न्यूमरेटर्स कैंसिल हो गए तो डिनोमिनेटर में जो है वो कहां पे आएगा? न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो न्यूमरेटर में होगा वो कहां पे चला आएगा? डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब CD और BC में क्या रिलेशन है? तो CD को चाहे तुम BC/2 लिख दो, चाहे BC को 2CD लिख दो, हो गया। अब देखो तुम्हें मिल गया, cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री इज इक्वल टू 1/2, ये आ गया। अब देखो ऑप्शन में 2 भी है, गलती से सॉल्व करते वक्त यहां पे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट माइंड में x पहले आता है, y बाद में आता है, तो हो सकता है आप प्रेशर में cot x अपॉन cot y लिख दो, आंसर आएगा 2, और धड़ाधड़ और 2 तो दिया हुआ है, आ गया आंसर। यस, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है ताकि हम कहीं गलत आंसर पे मार्क नहीं कर दें। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जब आप लोग सैंपल पेपर प्रैक्टिस करें, इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि वहां पे तुम्हें नहीं पता व्हाट इज द करेक्ट आंसर, लेकिन यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट कि अगर मेरा सोल्यूशन करेक्ट है तो आंसर भी मेरा क्या है? करेक्ट है। इसी को कहते हैं रिफ्लेक्स डेवलपमेंट, ठीक है। आपने देखा होगा रिफ्लेक्स, हालांकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्लास 10 में पढ़ाया जाता है, क्योंकि चैप्टर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बॉडी की, बहुत इंपॉर्टेंट। ये लर्निंग भी सिखाती है। आपने देखा होगा कारपेंटर है, अगर वो काट रहा है, अगर वो इधर उधर भी देखे लेकिन उसका हाथ एकदम प्रॉपर चलता है। प्रैक्टिस क्या करता है? आपने देखा हो क्रिकेटर्स जो होते हैं, अब वो एक पोजीशन पे बॉल रखी हुई है, बस यूं लगा रहे हैं शॉट, स्क्वायर ड्राइव अगर लगा रहे हैं तो एक साथ लगाते चले जा रहे हैं। यस, वो क्या है कि अगर उस पोजीशन पे बॉल आए तो उनका ऑटोमेटिकली जो ब्रेन है वो क्या चलाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी रिप्लेस कर लो, चाहे सचिन का एक शॉट है, चाहे वो धोनी का शॉट हो, वो क्या होता है देखो एकदम, यस, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स। और रिफ्लेक्स कब डेवलप करता है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं इतना प्रैक्टिस करो कि रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए कि क्वेश्चन देखते ही, और यही मकसद होता है रिवीजन के पीछे। जो आपका माइंड सेट होता है वो आपके किसको डेवलप करता है? रिफ्लेक्स। देखो नोट गिनते हैं तो जो कैशियर होता है बैंक का, इधर उधर देख रहा होगा तब भी उसका हाथ चल रहा है, यस, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्स, क्योंकि इतना नोट गिना है कि वो प्रैक्टिस हो गई, रिफ्लेक्स डेवलप हो चुका है, ठीक है। तो रिफ्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, और रिवीजन्स के थ्रू हम टीचर्स जो आप लोगों को बोलते हैं वो इसीलिए बोलते हैं ताकि आपका रिफ्लेक्स डेवलप हो जाए अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 1/13, सबसे छोटा नंबर जिससे 1/13 को मल्टीप्लाई किया जाए, so that its decimal expansion terminates after 2 decimal places। यानी जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन आए, डेसिमल फॉर्म आए, तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद वो क्या कर जाए? वो टर्मिनेट कर जाए। अब देखो, अब 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करे, ऐसे तो बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन जो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है उसी में से आपको लगाना है, ठीक है। अब 2 डेसिमल प्लेसेस हो तो बाय डिफॉल्ट क्या हो सकता है? जब डिनोमिनेटर में क्या हो? 100 हो, यस। तो अब यहां पे देखो, अगर 13/100 को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट व्हाट? 1/100, द डेसिमल विल बी 0.01। देखो डेसिमल के 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर गया, रुक गया। अगर तुम 13/10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा तुम्हारा क्या? 1/10, जो कि तुम्हें क्या देगा? 0.1, यानी 1 डेसिमल के बाद, ठीक है। 10/13 क्या देगा? 1/13 इंटू 10/13, दैट विल गिव यू व्हाट? 10/169, ठीक है, मिलेगा ही नहीं। और 100/13 कर दोगे तब भी नहीं, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करे। अब आप कहेंगे सर आपने इतना श्योर शॉर्ट कैसे बोल दिया? तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि अगर 2 या 5 या 2 और 5 के कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और नंबर होगा डिनोमिनेटर में, सो इट विल रिजल्ट इनटू नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म, दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। इस वजह से डिनोमिनेटर में 13 है, यहां भी 13 है, तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग ये दे सकता है या ये दे सकता है, तो इस वजह से वैसे भी ये दोनों ऑप्शन क्या है? रॉन्ग। पॉइंट समझ में आया? किसी को कोई डाउट है एकदम बेझिझक पूछ सकता है।
नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल रुकेगा ही नहीं और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ फिगर रिपीट करता जाएगा। मान लो 5 1 रिपीट कर रहा है तो 5 1 5 1 5 1 डिवाइड करते जाओगे तो 5 1 5 1 5 1 आते ही रहेगा। अगर 2 और डिनोमिनेटर और आता है नॉन टर्मिनेटिंग 2 5 या 2 5 के अलावा उसके कॉम्बिनेशन के साथ भी हो सकता है। मतलब अगर मान लो आपने लिखा है 3/2 इंटू 5 इंटू 7 लगा दिया यहां पे, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। ठीक है, ये है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग ही देगा। ये क्या देगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ कुछ नहीं होता जो आएगा। अब आपको सर ऐसा मुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जहां पे ऑक्सीजन 3 होना चाहिए, नॉन जब आपके, हाँ हाँ वो नॉन टर्मिनेटिंग एक साथ ही निकल जाएगा मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। अरे वो उसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो उसके फीचर है, वो एक साथ ही बोलेंगे आप। ऐसे मतलब 5 5 5 5 हाँ क्या कहेंगे, तो वही नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग हुई है। क्योंकि 5 रिपीट कर रहा है ना बार बार। अब यहां पे अगर आप डेसिमल मैं लिखूं यहां पे 0.5 ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर मैं लिख दूं 0.555 डॉट 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 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहां पे डॉट्स है। हाँ भेज देना, ठीक है। हाँ भाई समझ में आ गया। किसी को और कंफ्यूजन है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, उसके डेसिमल एक्सपेंशन में? क्या कंफ्यूजन है श्वेता? वफा, श्रेया, शीजान आज बड़े चुप हैं, क्या बात है भाई? यस श्रेया, अरे श्वेता क्या कंफ्यूजन है? हाँ वो भी इंसान। अच्छा यस सर, नो सर, ओके। वफा, श्रेया एंड शीजान, मेरी आवाज आ रही है? ओके, कोई डाउट? क्या भाई कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? नहीं यहां पे तो कनेक्टेड शो कर रहा है। वफा श्रेया दोनों घूमने तो नहीं निकल गए लाइव? ओके ओके चलो। अब यहां पे ये कह रहा है साइड्स ए बी एंड बीई। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये जो साइड है दिस इज व्हाट 16 सेंटीमीटर और ये पूरी क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस ट्राइंगल में जो सबसे बड़ा स्क्वायर बनाया जा सकता है उसकी साइड क्या होगी। यानी उस ट्राइंगल में जिसका एक साइड 16 सेंटीमीटर है, एक साइड 8 सेंटीमीटर है, तो उस ट्राइंगल में सबसे बड़ा जो स्क्वायर बनाया जा सकता है उसकी साइड क्या होगी। ठीक है, यानी स्क्वायर की साइड क्या होगी। तो स्क्वायर की साइड को हमने मान लिया x, ठीक है, उसको हमने x मान लिया। अब देखो ये अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये 8 और 16 अगर होगा तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा, बताओ व्हाट इट विल बी। What will be AE? Value of AE side.
चलो जब तक सॉल्व करो, मैं मतलब वैल्यू निकालो, तब तक मैं ट्रायंगल ही बना लेता हूं। ABE, ABE, ठीक है, FDG, this is F, this is D, this is G, this one is 16 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, this one is 8 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें स्क्वायर का साइड, तो मैंने इसको x मान लिया, this one is x, this one is x, this one is x। हाँ भाई जल्दी बताइए, आ रहा है कुछ? मतलब कोई ऐसी नॉर्मल वैल्यू आ रही है कि कुछ मतलब एकदम सुपर से ऊपर वाली वैल्यू आ रही है? 8√5 आ रही है, ठीक है। अब देखो मैंने क्यों बोला, क्योंकि आपके दिमाग में आ सकता है कि अगर मैंने इसको x मान लिया, ठीक है, देखो दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट के, भाई कुछ ही चीजें आ सकती है ना, ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, तो मुझे x चाहिए, मतलब मुझे स्क्वायर का साइड चाहिए, तो मैं अप्लाई क्या करूं, राइट एंगल ट्रायंगल। सर ने बताया था कि भाई पाइथागोरस थ्योरम भी है, ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल भी है, और सिमिलर ट्रायंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगाना है यहां पे, क्योंकि अगर तुम x स्क्वायर की साइड को मान रहे हो तो x इंक्लूड करा हुआ ये 8 सेंटीमीटर है ना, ऐसा तो नहीं है तुम यहां पे इसको 8 माइनस एक्स लिख दोगे, इसको जो है 16 माइनस एक्स लिख दोगे, ठीक है, तो फिर तुम्हें क्या पता है ये AD और DE किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, नहीं पता है ना। तो क्या हम यहां पे x इंक्लूड करते हुए पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पहले ये 8 दिया हुआ है जिसमें x इंक्लूडेड है, और ऑलरेडी ये 16 कंप्लीट दिया हुआ है जिसमें x इंक्लूडेड है, यानी x को अलग से मेंशन करते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई वैल्यू निकालने का मतलब क्या, उसको इंक्लूड करके सॉल्व करो, जैसे अभी cot y cot x सॉल्व किया, उससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, तो उसमें इस वेरिएबल को इंक्लूड किया ना, ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू निकल के आए। जैसे पीयूष ने बताया था जब हम निकाल लेते सिमिलर ट्राइंगल का, तो कहा कि सर इसको x+3 ले लेते हैं, ठीक है, तो x+3 लेने से क्या हुआ, वो वेरिएबल इंक्लूड हुआ जिससे उस वेरिएबल की वैल्यू आई, लेकिन यहां पे x को आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, अब देखो, अब अगर तुम इस ट्राइंगल को लो, दैट इज ट्राइंगल AFD, और इस ट्राइंगल को लो, देख रहे हैं ये स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन FD होगी ये BE के पैरेलल हो गए, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। तो एंगल सिमिलैरिटी से AFD जो होगा वो सिमिलर हो जाएगा DGE के। सर क्यों लिया इसको? इसमें हम इस वेरिएबल को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे? अब देखो, अब यहां पे जब इन दो ट्राइंगल को लिया तो AD और DE का रेशियो हमें कुछ नहीं पता है ना, कोई वैल्यू है, ठीक है, बचा हमारे पास AFDG और FDG, इसको ले लिया तो ये हो जाएगा AF अपॉन DG इज इक्वल टू FD अपॉन GE, ठीक है। अब देखो जब इसको हम ले रहे हैं तो AF क्या हो जाएगा, यस देखो यहां से लेकर, वेरी गुड, यहां से लेकर यहां तक क्या x है, तो AF क्या हो जाएगा 16 माइनस x, यानी अब देखो वेरिएबल इंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इंक्लूड ना कर पाना और कर पाना क्या है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा DG क्या है, व्हाट इज DG? DG x है, ठीक है। अब बचा FD भी क्या है, x है। बचा GE क्या हो जाएगा, BE माइनस BG, यानी 8 माइनस x। अब यहां पे आ जाएगा 16 माइनस x इंटू 8 माइनस x, और x इंटू x क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। लेट अस नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, तो 16 8 हो जाएगा 128, यस 128, 16 इंटू माइनस x माइनस 16x माइनस x इंटू 8 माइनस 8x माइनस x इंटू माइनस x प्लस x स्क्वायर, और ये हो गया x स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर कैंसिल, यहां पे क्या अब बचेगा 0। अगर ये मल्टीप्लाई होता है तो यहां पे क्या बचता 1,
ठीक है, याद रखिएगा यहां पे क्या है, प्लस या माइनस साइन है और आप कैंसिल आउट दोनों तरफ कर रहे हो, राइट हैंड साइड में अब कुछ नहीं बचा। तो क्योंकि इधर क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इस वजह से राइट हैंड साइड पे अब क्या बचेगा, 0। लेकिन अगर ऐसे होता, देखो 5 into x इज इक्वल टू x, तो यहां पे क्या है, प्रोडक्ट है ना, अब इस x को कैंसिल करोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 1। ठीक है, ये भी गलतियां देखने को मिलती है, तो इन सारी चीजों पे फोकस आपका होना चाहिए। तो ये हो गया -16x - 8x क्या हो जाएगा, -24x, और -24x को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा +24x, और ये क्या हो गया 128। तो देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल गिव यू 16/3। ऑप्शन है यस। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को, एनीवन? जल्दी से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो क्या समझना था, वेरिएबल इंक्लूड करना और वेरिएबल इंक्लूड ना करना, क्योंकि अगर हम यहां पे पाइथागोरस लगा देते तो यूजलेस था, आ ही नहीं पाता और हमारा टाइम वेस्ट होता। ठीक है, यस एवरीवन, सब लोग थोड़ा सा करें ताकि उसी हिसाब से। आज साइलेंट मामला है, डिपेंड ऑन सब्जेक्ट्स। जैसे मैथमेटिक्स में जो है, जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग ही आएंगे, इंग्लिश में जो इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग आएंगे। तो देखिए 60 क्वेश्चन है, आपको बताया हाँ, उसमें दिया गया है। अब उसका वो सैंपल भेजते हैं कि नहीं स्कूल वालों के पास, अब ये देखिए सैंपल भेजना चाहिए, हालांकि सीबीएसई हर चीज पहले से बताता है, तो हालांकि जो मार्क्स और ये सब है सब उसी टाइप से रहेगा जो आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, लेकिन मैं तभी कहा कि एक बार जरूर इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। ठीक है, भेजी थे आपके एग्जाम पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है, पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट RS इन द रेशियो K:1। ठीक है, अब यहां पे क्या बोल रहा है कि एक पॉइंट P है जो डिवाइड कर रहा है एक लाइन को, ये लाइन हो गया, लाइन कौन सी है, RS, R और S, R के कोऑर्डिनेट्स है हमारे, दैट इज -1 3, और S के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 9 and 8। ओके, अब यहां पे ये कह रहा है कि जो पॉइंट है ये डिवाइड कर रहा है रेशियो K:1, ये पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है K:1। ओके, K क्या होता है, अच्छा जनरली जब रेशियो लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, M1:M2 लिखते हैं, तो M1/M2 अगर हम इस M2 को शिफ्ट कर दें तो ये यही हो जाएगा। एंड व्हाट इज K बेसिकली, दैट इज रेशियो ऑफ टू फिगर्स जो होती है, दैट्स इट, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात नहीं। K:1 का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो रेशियो में लिखूं दैट इज 3, K की वैल्यू आ जाए दैट इज अच्छा चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हाइपोथेटिकल नहीं लेते हैं। ठीक है, अब यहां पे बोल रहा है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस दैट इज x - y + 2 = 0, यानी x - y + 2 = 0, ये इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन का कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, मान लो ये, तो इस ग्राफ का एक पॉइंट क्या है, P है, और वो P यहां से गुजर रहा है इस लाइन से, जिसकी वजह से इसने RS को K:1 के रेशियो में डिवाइड किया। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो x और y है ये P का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ K इज, यानी K की वैल्यू क्या होगी। ओके, सी दिस, अब जब भी हमें रेशियो निकालना होता है कि अगर हमें रेशियो चाहिए, ओके, तो व्हाट वी डू, जनरली व्हाट वी डू, हमें M1:M2 चाहिए होता है, और जनरली हम क्या लिखते हैं, x = M1x2 + M2x1 अपॉन M1 + M2, यही होता है, जिससे हमारा क्या आ जाता है, M1 M2 का रेशियो आ जाता है। देखो x की वैल्यू यहां पे क्या है, हमें नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, अब यहां पे M1x2 है,
ठीक है, क्या m1 पता है? नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि वो किस फॉर्म में दिया गया है, दैट इज k एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। हमें वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि देखो यहां पे k की वैल्यू क्या दे रहा है, 2/3, पॉइंट से समझो, 1/2, 1/3, 1/4। देखो k की वैल्यू किस फॉर्म में दी गई है, m1 अपॉन m2। तो यहां पे क्या कर सकते हैं, व्हाट इज k, मैंने बता दिया, दैट इज m1 अपॉन m2 है, ठीक है, k क्या है, m1 अपॉन m2। तो अब मुझे m1 अपॉन m2 चाहिए, वही k है, तो कैसे हम ला सकते हैं, k को भूल जाओ, ठीक है, m1 अपॉन m2 चाहिए मुझे, कैसे हम ला सकते हैं, मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, और r और s दिया हुआ है। एक मिनट, 2 मिनट सोचो, मैं चाय उठा लूं वहां से, कभी कभी हालात के हिसाब से करना पड़ता है, बताने ज्यादा अच्छा। हाँ भाई बताओ क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35, m1 बाई m2 चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, हाउ वी विल सॉल्व इट। सेक्शन फॉर्मूला, तो सेक्शन फॉर्मूला तुम अगर यूज करोगे, तुम m1 बाई m2, हालांकि k:1 भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, x y निकाल, सर x अलग निकालेंगे, y अलग निकालेंगे, ठीक है, तो करते करते k की वैल्यू पता है। वही तो m1 बाई m2 क्या होगा, मतलब m1 m2 कैसे अप्लाई करोगे, क्योंकि यहां पे 1:1 तो नहीं है ना, यहां पे तुम डायरेक्टली x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2 कर दो, हाँ तो क्या होता है, इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूं, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो बता देगा। k:1 ही रख देंगे, k सर k सर फिर x29 प्लस 1 इधर ऐसे तो निकल जाएगा, तो x1 सर हाँ देखो देखो, बहुत ध्यान से समझिएगा, देखो क्या है, कुछ नहीं है, जो आपने कहा एकदम सही है। अब इसको देखो बहुत गौर से, x क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा x और y निकालने के लिए, ठीक है, जिसमें m1:m2 के फॉर्म में हमने पढ़ा, यानी जो रेशियो निकल के आता है वो m1:m2 निकल के आता है, ठीक है। यहां पे जो k है, मैंने बताया k क्या है, k सिंपली आपका क्या है, m1 अपॉन m2, यानी ये जो m2 है, जब आप इसको इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये खाली हो गया, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये जो m1 अपॉन m2 है, इसी की जगह क्या लिख दिया जाता है, दैट इज k। तो अगर k m1 अपॉन m2 की जगह लिखा जाता है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में, बहुत ध्यान समझो, मैं फाइनल लिखूंगा, अगर मैं इसको m2 से डिवाइड कर दूं और m1 प्लस m2 को भी m2 से डिवाइड कर दूं, पॉइंट को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है, मींस m1 प्लस m2 को भी m2 से डिवाइड कर दो, हम कर सकते हैं, वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवीजन सेम वैल्यू से हो रहा है, ठीक है। तो एलसीएम में ये m2 इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखो आएगा क्या, यहां पे क्या मिलेगा, मैं इधर कर दे रहा हूं, m1 अपॉन m2 x2 हो जाएगा, और यहां हो जाएगा m2 अपॉन m2 विच विल गिव यू 1, ठीक है, m1 अपॉन m2 यहां पे मिलेगा, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना फिर, ठीक है, m2 अपॉन m2 क्या देगा तुम्हें, 1 देगा। अब ये m1 अपॉन m2 क्या है, k है, तो देखो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, kx2 प्लस x1 k प्लस, ठीक है। तो अगर हमारा k:1 के फॉर्म में है, मैं फिर से बता कि अगर हमारा क्या है, k:1 दिया है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y क्या हो जाएगा, ky2
प्लस y1 अपॉन k प्लस 1, जिससे k की वैल्यू आ जाएगी और वो होगा m1 अपॉन m2। और अगर रेशियो m1:m2 के फॉर्म में दिया है तब हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये कब है, जब रेशियो k:1 के फॉर्म में दिया हुआ है और ये m1:m2 के फॉर्म में दिया हुआ है। तो इसको जो चाहे लिख ले, फिर डन लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? ये समझ में आ गया ना, व्हाट इज k:1, व्हाट इज m1:m2? नथिंग, वो वही चीज है, बस फॉर्मूला आपको ये लिखना है। अब देखो वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं, मैं अपनी लाइन दोबारा बनाता हूं। पॉइंट क्या है, r और s, ठीक है। देयर इज वन पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y, और यहां पे r का क्या था, r -1 3 -1 3 एंड दिस was 9 और 8। ये हमारे फॉर्मूला का x1 है, ये y1 है, ये फॉर्मूला का x2 है और y2 है। रेशियो क्या दिया हुआ है, k:1, वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब ये बताओ k की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूला फिर से देखो सब लोग अपनी जगह, मैं दोबारा यहां पे नहीं लिखूंगा, अपनी कॉपीज में देखो। वहां पे अगर फॉर्मूला का देखो तो x भी तुम्हें नहीं पता और k भी नहीं पता, नहीं पता है तुम्हें, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स मिल रहे हैं एक ही इक्वेशन में, लेकिन यहां पे देखो तुम्हें एक रिलेशन दिया हुआ है कि x माइनस y इज इक्वल टू -2, ये दिया हुआ है ना, एक रिलेशन दिया हुआ है, x माइनस y इज इक्वल टू -2। अगर मैंने x निकाला तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें नहीं पता। x2 क्या दिया हुआ है, 9 प्लस x1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 अपॉन k प्लस 1। y क्या हो जाएगा, दैट इज kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, k इंटू y2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 प्लस 3, सॉरी k y2, सॉरी y2 y1 -1 होगा। कहां पे -1, अच्छा -1, ओके थैंक यू, ये -1 होगा, ठीक है। और कुछ गलती तो नहीं है, ठीक है। और ये हो गया k प्लस 1, ठीक है। अब यहां पे x भी नहीं पता, k भी नहीं पता, y भी नहीं पता, k भी नहीं पता। क्या नहीं चाहिए, k नहीं चाहिए या xy नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, xy चाहिए ही नहीं किसी हाल में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी जाए, 9k -1 अपॉन k प्लस 1 माइनस 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -2। x और y की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन पुट किया, एक झटके में x और y खत्म। अब देखो इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ k मिल रहा है, दिख रहा है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब देखो ब्रैकेट है, क्यों ब्रैकेट लगाया, क्योंकि यहां पे माइनस साइन था और यहां पे भी एक कंप्लीट एक्सप्रेशन है, तो दैट्स व्हाई वी पुट व्हाट, द ब्रैकेट। अब यहां पे एलसीएम क्या आ जाएगा, k प्लस 1, ये देगा हमें 9k -1। अब यहां से 8k प्लस 3 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -8k -3। ब्रैकेट की इंपॉर्टेंस बहुत है यहां पे, ठीक है, नहीं तो सब पूरा उल्टा सीधा हो जाएगा। 9k -8k क्या हो जाएगा, k -1 -3 विल गिव यू -4। ये k प्लस 1 इधर ट्रांसपोज होगा, यू विल गेट -2k -2। ओके, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट नाउ, सी अब -2k इधर आ जाएगा तो 3k हो जाएगा, यानी 2k प्लस k, -4 इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी 4 - 2 दैट इज 2। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। और यही आपका क्या है, m1 is 2, m2 that means 2 is to 3।
यानी ये जो P पॉइंट है ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है, या तो नो लिखे, नहीं तो करके डन लिखे, फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे जो कि यहां पे दिया हुआ है, दिख रहा है, तो डायरेक्ट इन्होंने k:1 का देखो यहां पे लगा दिया x और y और डायरेक्ट इक्वेशन में पुट किया, ठीक है, लेकिन इतनी डिटेलिंग नहीं की और उसके पीछे ये सब कुछ छुपा हुआ था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, नहीं तो उसको कीजिए, फिर डन लिखिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन से यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सीधा कनेक्ट किया लीनियर इक्वेशन को, देखा, क्योंकि यहां पे यस k:1 के फॉर्म में दिया तो हमने x और y की वैल्यूज पुट करनी थी, इक्वेशन का यूज, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें भी इक्वेशन था, वहां पे यूज अलग तरीके से आया, यहां पे इक्वेशन का यूज अलग तरीके से आया। तो इसी स्ट्रैटेजीज को यानी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसी को माइंड में सेट करना है, ठीक है, कि क्या क्या हो रहा है। बाकी फिर आप लोग मींस प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, करेंगे, चीजें फंसेंगी तो वक्त से पहले पहले पूछ लो, क्योंकि जहां पे फंस रहे हो, ठीक है, वहां पे मैंने सोल्यूशन आपको बताया बेटा यहां पे ये होगा, अगर वो बताए हुए सोल्यूशन से मैच करता है तो इसका मतलब जो बताया है उसी फॉर्मेट पे एक चीज आपको और मिल गई, वो और स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर वहां पे कुछ नया है, इसलिए कहते हैं ना डाउट सेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। मान लो एक बच्चे ने क्वेश्चन किया, वहां पे कोई चीज फंस गई, स्ट्रैटेजी कुछ अलग इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, तो उससे सबका भला हो जाएगा। लेकिन कोई मेरी बात समझते ही नहीं, किसी का मैसेज नहीं आया सर मुझे डाउट है। इसलिए मैं कह रहा हूं टर्म 1 को एकदम जी जान लगा के, ठीक है, जी जान लगा के टर्म 1 दे दो, आगे बढ़े, एकदम जी जान लगा के सब भूल जाओ, आईपीएल शाईपीएल ईपीएल ऊपीएल जो भी है, हाँ वर्ल्ड कप T20 ये सब भूल जाओ, तुम्हारा वर्ल्ड कप T20 यही है। सिर्फ कितने सोचो यार, बोर्ड कितना इजी हो गया, सिर्फ मुझे फोकस करना है 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक, यही तो है आई थिंक 10-12 दिन के बाद, कहां महीना भर चलता था, ठीक है, हालांकि टर्म 2 आपका महीना भर ही चलने वाला है, लेकिन हम तो दुआ कर रहे हैं ये अच्छा कर दो, 100 आउट ऑफ 100 हमेशा के लिए, पूरी जिंदगी भर के लिए मार्क्स, जब तक बूढ़े होके रिटायर नहीं हो जाओगे तब तक के लिए आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा यस A+, फुल मार्क्स। चलो पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आज तो एकदम सर ने जो कहा है आज तो अप्लाई कर देंगे, जैसे ही घर आते हैं अच्छा चलो देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर कल से अप्लाई करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब ये एक स्क्वायर है। मैं थोड़ा सा और इसको जूम इन कर देता हूं, मेरा क्वेश्चन ही छुप गया है। चलिए तो यहां पे 14 सेंटीमीटर, अच्छा शीजान का पहले ही आंसर है, वेरी गुड, ठीक है, ये इसकी साइड है, ठीक है। अब देखो हमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो शेडेड रीजन का एरिया का मतलब है कि इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है, किसमें से? स्क्वायर में से। ये वाला और ये वाला माइनस करते हुए तो समझ में आ रहा है कि भाई क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो माइनस हो सकते हैं, लेकिन क्या इस शेप को हमने पढ़ा है? नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब ये उन क्वेश्चंस में से है जिनमें जो कुछ पोर्शन माइनस तो नहीं किया जाता लेकिन कुछ ऐड भी किया जाता है। जैसे अगर हम यहां पे देखें तो ये HF एकदम हाफ पे आ रहा है एज इन द क्वेश्चन इट इज गिवन। तो अगर यहां पे सेमी सर्कल हम डायरेक्ट निकाल लें, पॉइंट को समझना, यहां पे जो बताने जा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये वाले जो क्वेश्चन है कि आपको सॉल्व भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यस, बट प्रोवाइडेड कि जो आपने लिया हुआ, जैसे यहां पे साइड इसका क्या है 14 सेंटीमीटर, पॉइंट को समझना, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो इसका
हाफ होगा, यानी कि ये इस सेमी सर्कल का रेडियस होगा। रेडियस क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमने किया, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे क्या? अब देखो, ये वाला हमारा रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इसमें ऐड होगा, और इस रेक्टेंगल में से हम माइनस करेंगे इस क्वाड्रेंट और इस क्वाड्रेंट को, और ये दोनों क्वाड्रेंट मिलके ये फिर से यही सेमी सर्कल देने वाले। क्यों? क्योंकि अगर तुम रेडियस देखोगे तो ये क्या है? 7 सेंटीमीटर, और दो क्वाड्रेंट्स मिलके सेमी सर्कल देंगे, और इस सेमी सर्कल का भी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो देखो, एक ही क्वेश्चन में एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस में है और माइनस में, और दोनों का रेडियस भी सेम है, क्योंकि एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2, और दोनों का आर भी सेम है, तभी हम इसको यहीं पे क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। हटा दिया, सॉल्व ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? ये क्या है? 14 इंटू 7 क्या आ जाएगा? 98। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, अब बैठ के प्लस कर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर बाई 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो वो सब यहां पे इररिलेवेंट। तो अब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, अब इसकी स्ट्रैटेजी भी माइंड में आ गई, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि जो जिसका रेडियस, जो जिसकी डायमेंशन हो, वो एकदम आप क्लियर पुट करो। ठीक है, यानी कि यहां पे रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो इसका भी रेडियस 7 सेंटीमीटर था। दैट्स वाई, और ये दोनों सेमी सर्कल बना रहे थे मिलके, तो इस वजह से प्लस सेमी सर्कल, और एक ही क्वेश्चन में सेमी सर्कल माइनस होना था। दैट्स वाई हमने इसको पहले ही कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि वो 0 ही देगा आगे चल के। पॉइंट समझ में आ गया? हाँ भाई, अगर सेमी सर्कल से करते तो 49 पाई, बहुत लोग सोचते कि पाई की, हाँ, मुझे फाइंड आउट करते तो वही आता। कोई होता है शब्दे लगा सेमी सर्कल है, वही टिक मार्क लगा देते। यस, अब देखो क्वेश्चन नंबर 37 पे आते, क्या बोल रहा है? गिवन बिलो, ठीक है, गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ ओलंपिक रिंग्स मेड बाय टेकिंग 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। यानी नीचे एक ओलंपिक रिंग है जो कि 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल से मिलकर बनी है, सबका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, intersecting in such a way that chord formed by joining the point of intersection of two circle is also of length 1 centimeter. Total area of all the dotted region we have to calculate. Thickness हमें negligible लेनी है। अब देखो यहां पे अगर हम इसको देखें, what it is telling, ये कह रहा है कि 5 रिंग्स हैं। अब यहां पे अगर आप गौर करो, इस डॉटेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। डॉटेड रीजन जो है 2 सेगमेंट से मिलके बन रहा है, और ये जो कॉर्ड है ये कह रहा है कि ये इसका भी लेंथ, ये हमारा सेंटर हो गया, इसके जो रेडियाई है ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और ये कॉर्ड भी क्या है? 1 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे ट्राइंगल क्या बन रहा है? इक्विलेटरल, क्योंकि यहां पे तीनों साइड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तो एक सेगमेंट का एरिया आ सकता है, जो एक सेगमेंट का एरिया आएगा उसको आप 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 सेगमेंट मिलके जो ये डिजाइन बना रहे हैं उसका एरिया आ जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे एरिया ऑफ डॉटेड लाइन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ डॉटेड लाइन इज इक्वल टू, अब गौर से ऑप्शंस पे देखो, यहां पे पाई 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 इंक्लूडेड है, इसका मतलब पाई को सॉल्व करने की यहां पे जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। दैट्स इट। ठीक है, डॉटेड लाइन नहीं, डॉटेड एरिया हम कहेंगे, डॉटेड रीजन बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस √3/4a²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? 90/360, सॉरी 60 माय मिस्टेक। अच्छा, ये देखो कि कहीं थीटा भी तो नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। 60/360 इंटू पाई, आर स्क्वायर विल गिव यू 1 स्क्वायर माइनस √3/4, a इज ऑल्सो व्हाट?
द रेडियस, क्योंकि यहां पे जो साइड ऑफ ट्राइंगल है वो भी क्या है, दैट इज द रेडियस, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 8 इंटू, अब देखो यहां से क्या मिलने वाला है हमें π/6, और यहां से क्या मिलने वाला है √3/4। सो लेट अस सी द ऑप्शंस। ठीक है, अब देखो ऑप्शंस में अगर गौर से देखा जाए तो यहां पे ब्रैकेट के बाहर 4 दिया हुआ है, यहां पे 8 दिया हुआ है, यहां पे 4 दिया हुआ है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द 8, जिसमें 8 आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है π/6 माइनस √3/4, तो π/6 माइनस √3/4, दैट मींस दिस इज द आंसर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? Yes, I will show the solution. This one. कोई डायरेक्ट एरिया ऑफ सेगमेंट्स लगाना है। अच्छा, लंबा क्या है? तो r स्क्वायर थीटा, तो पाई थीटा अपॉन 360 माइनस sin थीटा अपॉन 2। अच्छा नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत लंबा चलेगा। Is it done? 12 पाई माइनस √3 आया है, ऑप्शन तो 12 पाई माइनस √3 कैसे होगा? 12 पाई तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। π/12 दिया हुआ है और यह गलत हो जाएगा। यहां पे देखिए जो आंसर आया है वही हमने लगाया ना, क्योंकि जो आया वो मिल गया ऑप्शन में। क्यों 8 वाला सिलेक्ट किया? क्योंकि 8 वाला ऑप्शन में था। अगर 8 वाला होता ही नहीं, ब्रैकेट के बाहर कौन वाला होता? 4 वाला। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, यानी सॉल्व करते हैं। कैसे? 4 आने का मतलब क्या हो गया? देखो अगर 4 वाला होता तो अब इसको मैं क्या करता, ठीक है, तो ये हो जाता 4 पाई माइनस 6√3। ओके, अब देखो, अब यहां से कॉमन क्या आ जाता? 8, और ये 4 और 6 में कॉमन आ जाता 2, ये तो होता 24 हो गया। ओके, और अंदर बचता हमारा 2 पाई माइनस 3√3। ठीक है, इतना बचता ही है। ठीक है, और ये हो जाता 8 3 24, तब भी हमारा 2/3 आता। इसका मतलब 4 नहीं आ रहा। इज दैट क्लियर आदित्य? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इट सेज। अब देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखो, ये कह रहा है 2 और 1/2 जीरोस हैं। अब यहां पे क्या कंफ्यूजन आता है, बच्चे क्या कर देते हैं। देखो बेटा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हम लिखते हैं? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और b और c, a b c क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू गिव यू 2 zeros। ठीक है, कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में जो बैठ जाता है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, जीरोस बोलने का मतलब क्या हो गया कि अल्फा की वैल्यू यहां पे क्या है, दैट इज 2, और बीटा की वैल्यू क्या है यहां पे 1/2, और सम ऑफ जीरोस अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहा है तो वो ये है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस अगर यहां पे बोलता सम ऑफ जीरोस इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज हाफ, तो हम लिखते अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाफ। लेकिन ये यहां पे नहीं बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या बोल रहा है एकदम खामोशी से कि 2 and half आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? px², ठीक है, प्लस 5x प्लस r। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है? देखो, ये कह रहा है p और r इक्वल है, मतलब इक्वल वैल्यू ऑफ जीरोस, यानी अल्फा बीटा इक्वल है। ठीक है, सॉरी अल्फा बीटा नहीं, ये जो कांस्टेंट है p और r, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्योंकि जीरोस की वैल्यू तो ऑलरेडी दी हुई है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ p एंड r। और p एंड r क्या है? अगर इसके अकॉर्डिंग करो तो p क्या है? a की जगह है, और r क्या है? c की जगह है। तो a और c में रिलेशन किस में मिलता है?
when you have sum of the zeros it will give you minus b by a, when you have product of zeros you will have c by a। तो सबसे पहले c और a में रिलेशन हमें चाहिए था, मैं इसको पिकअप करता हूं। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई 2 इज इक्वल टू सी की जगह मैंने लिख दिया r और p की जगह लिख दिया, सॉरी a की जगह मैंने लिख दिया p। तो r बाई p की वैल्यू क्या आ गई 1, दैट मींस r इज इक्वल टू p है। ठीक है, r इज इक्वल टू p है, लेकिन क्या r और p की वैल्यू 1 है? यहां से इससे हमें क्या रिलेशन निकल के आया कि r और p इक्वल है, मतलब जो वैल्यू a की है वही वैल्यू c की है। अगर यहां पे 2 है तो यहां भी क्या है 2 है, यहां पे अगर 3 है यहां भी क्या है 3 है, क्योंकि r को p से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये बताओ क्या r और p की वैल्यू भी 1 है? यस। क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूं? Yes, type in the chat box. Yes, online students, जल्दी। आरपी के इक्वल है, लेकिन क्या उसकी वैल्यू भी 1 है? आर और पी 1 है, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। आर और पी 1 भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो यहां पे क्या चांसेस थे, जब सी बाई ए निकालने आर और पी 1 आ गया तो इसका मतलब जल्दी से छटाक से हमारा क्या होता कि भाई यहां पे 1 1 1 कहीं दिया होता, अगर मान लो 1 भी देता तो खट से हम उसको लगा देते, लेकिन यहां पे 1 इत्तेफाक से नहीं दिया हुआ है, आप बच गए। अब वैल्यू निकालनी है P और R, ये तो पता चल गया R और P इक्वल है, मतलब अगर R 2 है तो P भी क्या है 2 है। सो लेट अस कम हियर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ R एंड P। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई 2। ठीक है, माइनस बी की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस P। ठीक है, यही लिखेंगे। अब माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे माइनस 5, और A की जगह क्या लिखेंगे दैट इज P। तो ये क्या देगा तुम्हें, देखो 2 2 4 प्लस 1 दैट इज 5 बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा -5, यही कैंसिल, ये -1 हो जाएगा। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, R की वैल्यू क्या होगी -2। तो P की वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर ली, दैट इज -B बाई A से। तो P और R इक्वल है, ये तो पता चल गया, और उनकी वैल्यू -2 होगी, तो ऑप्शन क्या होगा दैट इज P। कोई डाउट इसमें? तो R और P डिवाइड करके 1 आना और R और P का इक्वल होना डजंट सिग्निफाई दैट R और P की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। यहां से ये हमें पता चल रहा है, तो ये भी माइंड में हमें कॉन्सेप्ट को बिठा लेना है। कोई डाउट इसमें, इस क्वेश्चन में? भाई आगे बढ़े, आज बहुत लेट रिस्पॉन्स आ रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। ओके, अब कल, ठीक है, तो कल ऑलमोस्ट कोशिश रहेगी कि ये पार्ट 6 में स्टैंडर्ड को खत्म कर दें, और मंडे पार्ट हम जो है बेसिक वाला जो है वो सैंपल पेपर डिस्कशन स्टार्ट कर दें। ठीक है, ओके। कल मैंने क्विज भी भेजा था, कुछ स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं तो उन्होंने उस क्विज को अटेंड भी कर लिया। मैंने इसीलिए कहा हुआ है कि जब नोटिफिकेशन जाए, देखो माइंड में कोई कंफ्यूजन इसीलिए है जब हम नोटिफिकेशंस नहीं देख रहे। ठीक है, हमें यह मालूम है कि मेरी कोचिंग से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस ऐप पे आनी है। तो कोई भी नोटिफिकेशन जाए, मैं ये भी कह सकता हूं, हो सकता है आपको कोई एडवर्टीजमेंट भी आता हो, मतलब नोटिफिकेशन में न्यू कोर्स, ठीक है, तो वो तब आता है जब मैं लॉन्च करता हूं। ठीक है, तो जो नोटिफिकेशन जाए आप देख लो अजीजिया में क्या नोटिफिकेशन आए, क्योंकि उसी नोटिफिकेशन में आपका अनाउंसमेंट भी है,
जब मैं लेक्चर ऐड करता हूं तो वो भी आपको नोटिफाई किया जाता है, ठीक है, वो सारी चीजें आती हैं। क्लियर? तो अगर नोटिफिकेशन गया और हमारा ऐप, क्योंकि जाहिर सी बात है फोन ठीक है कभी कभी चार्ज में हो सकता है, कभी यहां हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि या तो नोटिफिकेशन अगर जा रहा है तो आपके ऐप आपके मोबाइल में है या तो टैब में होंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा, और वो नोटिफिकेशन आपको जा रहा है तो नोटिफिकेशन को देखिए, क्योंकि आपको उसी से रिलेटेड ही नोटिफिकेशन जाएगा जो आपके काम की चीज है। जैसे कल मेरे माइंड में आया तो चलो आज मैं करता हूं, चलो एक क्विज दे देते हैं, तो ऑब्वियसली अगर मेरे को नोटिफिकेशन है, जैसे आप लोग जब मैसेज करते हो तो मैं रिप्लाई क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन जा रहा है वो अजीजिया का है, तो ठीक है, या देखते हैं हो सकता है किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया हो, ठीक है। मेरा जो एडमिन का ऐप है उसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं, वो डेवलपर्स के आते रहते हैं, आप ये हो गया, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, इस तरीके से भेज दीजिए, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लिए फला, तो उसी नोटिफिकेशन में जैसे जनरली शीजान हुए वो मुझे उसी पे मतलब वो चैट करते हैं अजीजा पे, तो अब वो नोटिफिकेशन वैसे भी आता है सेम बन के, तो फौरन मैं देखता हूं हो सकता है किसी स्टूडेंट का हो, तो ये क्या है, कंसर्न है, ठीक है। इसीलिए आज तो नहीं, लेकिन अभी सबको और ज्वाइन होने दीजिए, मैं यही करूंगा, जितना मेरा आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो व्हाट्सएप टेलीग्राम पे मैं अब तुम लोग के लिए अवेलेबल ही नहीं रहूंगा। यस, क्योंकि कम से कम उसी बहाने ऐप को खोलोगे, नोटिफिकेशन सामने दिखेगा, क्योंकि अभी मैं नहीं कह रहा हूं इस क्लास में, अभी 9th में 8th में भी है, ठीक है। अब वो नोटिफिकेशन जो जा रहा है उसको देख नहीं रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है बार बार, सर क्लास है, ठीक है, या फिर जैसे सर आज टेस्ट है कि नहीं है, ठीक है, या फिर सर डीसीडीएच कब होगा, पॉइंट समझ में आया। तो अब यहां पे कंफ्यूजन क्यों है, बिकॉज नॉट दे आर नॉट गोइंग थ्रू द एप्स, वो नोटिफिकेशन की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। तो अभी तो नहीं, क्योंकि कोई भी चेंजेस मैं जल्दी नहीं करता हूं, हमेशा उसका पहले एक सीन बनाता हूं, ठीक है, माइंड मैपिंग करता हूं, तब जाके उसको इंप्लीमेंट करता हूं। ये हमेशा से मेरी आदत रही है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि कोई फौरन जाओ देख लो कल से ये क्लास इतने बजे रहेगी, नहीं, हमेशा 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 6 दिन पहले, और रेगुलरली उसके बारे में रिमाइंड कराते रहना, कराते रहना, कराते रहना, ये हर स्टूडेंट जानता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब जो मैं अवेलेबल रहूंगा वो ये नहीं कि आज से ही आप मैसेज करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट आएगा 2-3 दिन बाद जब मैं सबको बता दूंगा, मुझे लग गया अब सारे स्टूडेंट को मेरी ये बात पहुंच गई है, तो अब मुझसे आपको कनेक्ट होना है, तो यू हैव टू डू द चैटिंग ऑन अजीजा ऐप। सीधा अजीजा ऐप खोलो, वो चैटिंग ही है ना, कम से कम उस बहाने जाओगे तो मेरे नोटिफिकेशन दिख जाएगी, क्विज लिंक आ गया, अरे यार क्विज लिंक, चलो इसको कर लेते हैं, अगर मिस कर हाँ वो ऑटो आंसर आ रहा था जल्दी से जल्दी में उस पे क्लिक हो गया। नहीं, वही अगर आपने 50% ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया है और फिर आप री अटेम्प्ट करोगे तो जो ज्यादा वाला होगा उसको वो कैंसिल कर देगा, इसलिए आपने देखा होगा वो एक ही फिर अपीयर हो रहा है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड जो पढ़ा जो सॉल्व कर रहा है वही सब था, वही एक रिवीजन है ना, ये कम से कम एक दिमाग में हो जाए कि हाँ वो उसी क्विज का मकसद ही यही है कि क्लास में जो किया मैंने 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, कितना माइंड में बैठ गया है, वो इतना इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मेरे एक एक फीचर को आप बच्चा जो है फॉलो करे ना एकदम एग्जैक्टली, असाइनमेंट हो गया, क्विज हो गया, तो यही जब वो नहीं करता है, इन्हीं सारे प्रोटोकॉल्स को नहीं फॉलो करता है, तभी मार्क्स कम आते हैं। और ये जब करता है तो फिर एक स्टूडेंट अपनी चीजों को बार बार क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, सिंपल, यही आप कह सकते हो पैटर्न ऑफ स्टडी है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि मेरे जो आपके फीचर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करो, करना जरूरी है, बहुत कोई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप ये कर रहे हो स्टूडेंट को यही करना है, यानी मुझे ये देखना है कि यार मैंने सैंपल पेपर डिस्कशन आज किया, हालांकि जो वो क्विज है कहूट क्विज जो जाता है उसमें वर्ड्स की लिमिटेशन है, बड़े क्वेश्चंस मैं नहीं दे सकता उसमें, ठीक है, इसीलिए जैसे आज है, ठीक है, तो मैंने इसीलिए चेक किया था कल बिना बताए कि देखते हैं कितने स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, मतलब वो अटेंटिव हैं कि यार कोचिंग की तरफ से कोई मैसेज आया, सर ने बोला तो नहीं था क्लास में लेकिन मैसेज आया, चलो देख लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स अटेंटिव दिखे तो मुझे पता चल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही चीज है कि जैसे मान लीजिए क्विज है, आज जो क्वेश्चंस हमने अटेंड किए ऑलमोस्ट बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं अभी देखूंगा और क्विज आज जाएगा, ठीक है, क्विज आज जाएगा और आज भी अटेम्प्ट करना है, दैट इज सिंपली कि आपका अपना जो कॉन्सेप्ट है वो एक बार रिवाइज हो जाएगा, एक तो रिवाइज होता है, एक बार रिवाइज यानी कि फिर से रिवाइज हो जाएगा, और यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एनीथिंग एल्स
और कुछ डिस्कस करना है? तो DCDH इसलिए आज रन नहीं हो रहा है क्योंकि किसी ने भी मुझे मैसेज नहीं किया कि सर मुझे डाउट्स पूछने हैं, तो DCDH एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो बेचारा पड़ा हुआ है अब फ्राइडे में। और इसीलिए मैं एक दिन पहले कहता हूं ताकि आपको पूरा हफ्ता मिल जाए, आप क्वेश्चंस को कलेक्ट कर लो, ठीक है? एनीथिंग एल्स? वो जो फ्री टेस्ट का है, तो मतलब आंसर कैसे? आंसर उसमें दिया तो है, आपके टेस्ट के बाद फौरन आंसर आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब होने के बाद जो है वो आ जाएगा, व्यू सोल्यूशन देखोगे तो उसमें आ जाएगा आंसर्स। हाँ, मॉक टेस्ट उस टाइप का। वही तो मैंने कहा, मैं वो चीजें वही कर रहा हूं जो जनरली। यस, एनीथिंग एल्स वांट टू डिस्कस? नहीं, वंस नहीं होगा, मैंने अनलिमिटेड कर रखा है। नहीं, सोल्यूशन भी मैंने अनलिमिटेड कर रखा है। अगर मैं चेक रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखा देता हूं। नहीं, वेट अ सेकंड, मैं अभी आपको दिखाता हूं। Okay then, stay home, stay safe.